आर के विज्ञान पीजी कॉलेज कालाड़ में प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक समता सिद्धांत के जो प्रतिपादक है रूसो उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यह है जीन जैक्स रूसो, जिसको अपन जे रूसो के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। उनका जन्म 1712 में जेनेवा शहर में जो स्विट्जरलैंड में है वहां पर उनका जन्म हुआ और 1778 में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जो उनका जीवन इस प्रकार से सुर्खियों में रहा कि जब जैसे वो रूसो जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही उनकी माता का देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनका पालन पोषण उनके पिता के द्वारा किया गया। लेकिन पिता एक प्रकार से ऐसी वास्ते चरित्रहीन व्यक्ति थे, इस वजह से उनका जो जीवन यापन था, जीवन यापन सही ढंग से उनका पालन पोषण नहीं हो पाया। और जो रूसो थे, रूसो का भी चरित्र गिरता गया, क्योंकि उनके पिता के द्वारा वो गद्य गद्य उपन्यास कई साहित्य की जो पुस्तकें थी वो उनके द्वारा पढ़ाई गई। लेकिन वक्त और समय के साथ साथ अपने आप में परिवर्तन हो जाता है। वक्त की नजारत को देखते हुए एक दिन जब रूसो स्विट्जरलैंड से लंदन, स्विट्जरलैंड से फ्रांस में वो अपनी आवारागर्दी जो वृद्धि कर रहे थे, अनावश्यक लोगों को परेशान किया करते थे आवारागर्दी से। जब वो फ्रांस में पहुंच गए, वहां पर अपना वर्चस्व कायम कर रहे थे, तो एक दिन फ्रांस की सड़कों पर वो चल रहे थे। उस समय एक दिन अखबार की कटिंग उसको रोड पर, सड़क पर दिखी तो उसको फटा। तो कहा जाता है कि 1750 में, 1750 यानी कि 1748 में उनके जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ। और जब वो कटिंग को फटा तो उसमें यह बताया गया था कि वहां पर एक अकादमी थी, उस अकादमी में निबंध प्रतियोगिता की जाएगी। और जब उस निबंध प्रतियोगिता होगी तो उसमें उस निबंध प्रतियोगिता में उनके अंदर जो बुद्धि का गुबार था, उनके मन में जो विचार थे, जो ज्वार भाटा उनके मस्तिष्क में उमड़ रहा था, तो उन्होंने ये सोचा कि आज मैं इसी अकादमी में जो लेखन प्रतियोगिता है, लेखन पर जो निबंध लिखा जाएगा उसमें मैं भाग लूंगा। तो उस लेखन का शीर्षक ये था कि विज्ञान, आधुनिक युग में विज्ञान समाज का या मनुष्य का विज्ञान से नैतिक पतन किस प्रकार से गिर रहा है, किस प्रकार से नैतिक पतन हो रहा है। तो उन्होंने जब उस कंपटीशन में, उस निबंध लेखन में भाग लिया रूसो महोदय ने, तो उसमें जब भाग लेने के बाद उसका परिणाम आया, रिजल्ट आया, तो यह कहा जाता है कि क्या उनको एक ऐसा प्रतियोगिता में उनको प्रथम पुरस्कार मिला। तो कहा जाता है कि उनका जो तकदीर और तदबीर उसी निबंध का जो प्रतियोगिता लिखी गई, निबंध प्रतियोगिता, उससे उनके वक्त और समय के साथ साथ परिवर्तन हो गया। और उसके बाद में उन्होंने एक निबंध प्रतियोगिता और लिखी गई उसमें, लेकिन वहां के विद्रोहियों की वजह से या उनके जो दुश्मनों की वजह से वो उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन उनके जीवन में बहुत से, तो प्यारे बच्चों, कहने का उनका जीवन सफल हुआ। तो 1948 का जो निबंध प्रतियोगिता थी, उसके बाद में एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, उनकी कठिनाई की वजह से उसमें सफल नहीं हो पाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जे रूसो है वो अपने जो 38 साल के बाद में अपना जो चरित्र निर्माण को श्रेष्ठ बनाने की जो अभिलाषा उनके मन में जगी,
इसके लिए उनका जीवन परिचय देखिए प्यारे बच्चों, वो देखिए जीवन परिचय, जीवन परिचय। जन्म जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, तो स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में कब हुआ? स्विट्जरलैंड में 28 जून ये 1712 में उनकी मृत्यु, 1778 में। तो कहने का अभिप्राय यही है, उनका रूसों का जन्म 28 जून 1712 में स्विट्जरलैंड जिनेवा शहर के एक सामान्य परिवार में हुआ। रूसों का जन्म के समय उनकी माता का देहांत हो गया। माता का देहांत होने के बाद में उनका पालन पोषण उनके पिता के द्वारा किया गया, लेकिन उनको संरक्षण, रूसों को जो संरक्षण मैडम डी वारेंस, मैडम संरक्षण उनके द्वारा मिला गया, संरक्षण मैडम डी वारेंस, संरक्षण मैडम डी वारेंस के द्वारा संरक्षण दिया गया और उसमें 1738 से 1740 तक मैडम डी वारेंस का संरक्षण रहा और वहां एकांत होकर वो अपना शिक्षा अध्ययन किए। जब शिक्षा अध्ययन किया तो उसके बाद में दार्शनिक ज्ञान उनको बहुत ज्यादा हो चुका था। 1742 में रूसो पेरिस चले गए, 1742 में रूसो पेरिस चले गए, 1742 में पेरिस गए। पेरिस जाने के बाद में उनका संपर्क एक सिरिसा नामक एक महिला से उनका संपर्क हुआ और वर्धावस्था में रूसों का सिरिसा महिला से विवाह किया। 26 वर्ष के बाद में महिला से वर्धावस्था में शादी करने के बाद में रूसो 1762 में रूसो को बंदी बना लिया गया। जब बंदी बना लिया गया तो वो खानाबदोश तरीके से अपना जीवन यापन करने लग गए और 1778 में मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण जैन जैक्स रूसो की मृत्यु हो गई। तो उनका जीवन यापन इस प्रकार की यातनाओं से गुजरा और यातनाओं से गुजरने के बाद में भी हम ये कह सकते हैं कि उनका जो जीवन अंतिम समय में भी बुलंदियों तक पहुंचा और उनका जो एक ही लेखन, कला और विज्ञान वर्तमान में जो आधुनिकता है, समाज में नैतिकता की ओर भ्रष्ट कर रही है, वो निबंध ही उनको बुलंदियों तक पहुंचा दिया। तो कहने का अभिप्राय यही है प्यारे बच्चों, रूसों का जो जीवन है बहुत ही कठिनाइयों से बीता और कठिनाइयों के बीतने के बाद अंतिम समय में
जब उनको मृत्यु का दौरा पड़ने के बाद में उनकी रासलीला, उनका देहांत हो गया। आगे उनकी जो प्रमुख रचना है वो देखे। तो प्यारे बच्चों, जे.जे. रूसो की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं से पहले एक उनके बारे में एक कहा जाता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी, उनको ये कहा जाता है कि वो फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रांसीसी विचारक थे। जब फ्रांसीसी विचारक थे तो निश्चित तौर पर उनको फ्रांसीसी क्रांति की जनक भी कहा जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। तो क्वेश्चन उल्टा कर लिया जाता है, फ्रांसीसी क्रांति की जनक कौन है? जेन जैक्स रूसो, जे.जे. रूसो। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। जो फ्रांसीसी क्रांति का जो शब्द थे, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व, उसमें जेन जैक्स रूसो का प्रादुर्भाव होता है। जेन जैक्स रूसो को जो फ्रांसीसी क्रांति में भातृत्व, भाईचारे की भावना, समानता की भावना और स्वतंत्रता की भावना, उसका प्रादुर्भाव तो हो गया, लेकिन जनतांत्रिक विचारधारा का प्रादुर्भाव होता है। तो वो आज वर्तमान में जनतांत्रिक की जो विचारधारा है वो जे.जे. रूसो की देन है। तो अपन ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जनतांत्रिक विचारधारा का प्रतिपादन भी जे.जे. रूसो के द्वारा ही किया गया। उसके बाद में ये कहा जाता है कि जो भावनाओं से प्रभावित था, उनका जो विचार था भावनाओं से प्रभावित था। जब भावनाओं से प्रभावित था, निश्चित तौर पर निष्पापी और जो निष्पापी होने के बाद में उन्होंने ये संज्ञा दी जाती है, जो संज्ञा दी गई दांते जर्मिनो नाम एक विद्वान था। तो दांते जर्मिनो नाम का विद्वान ने रूसो को एकांत आवारा की संज्ञा दी। तो एकांत आवारा की संज्ञा दी। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जेन जैक्स रूसो में जनतांत्रिक विचारधारा का प्रतिपादन फ्रांसीसी क्रांति के जनक और फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, और वो एकमात्र को विद्वान थे तो वो रूसो के द्वारा था। और उनका जो निबंध लेखन में जो भाग लिया उसमें भी ये बताया गया था कि विज्ञान और कला मनुष्य और समाज का, विज्ञान और कला से मनुष्य का और समाज का नैतिक पतन हो रहा है। समाज में जो मनुष्य हैं वो भ्रष्ट होते जा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि पूर्व की अवस्था में जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें मनुष्य, जो रूसो ने प्रतिपादित किया, रूसो ने कहा कि पूर्व की अवस्था में मनुष्य को वापस भेजा जाए, जिससे कि आम आदमी, समाज शांतिप्रिय जीवन यापन कर सके। तो कहने का अभिप्राय यही है कि प्यारे बच्चों, इसकी जो नेक्स्ट का जो टॉपिक है रूसो का, जे.जे. रूसो की जो रचनाएं है वो देखें। तो उनकी रचनाएं भी काफी महत्वपूर्ण है। उनका लंबा कार्यकाल नहीं रहा। 38 साल के बाद में उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अपने पैर पसारे, और पैर पसारने के बाद में भी उन्होंने बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त की है। तो उनकी जो पुस्तकें हैं, रचनाएं, वो देखें। कलाओं और विज्ञानों के नैतिक प्रभावों पर निबंध, कलाओं और विज्ञानों के नैतिक प्रभावों पर निबंध 1750 में लिखा। तो उसके बाद उनकी जो दूसरी पुस्तक थी राजनीतिक अर्थशास्त्र पर एक निबंध, वो 1758 में लिखा गया। तीसरी पुस्तक की सामाजिक समझौता, जिसको द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। और सामाजिक समझौता सिद्धांत का जो प्रतिपादन होता है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये इनकी एक प्रसिद्ध कृति है। तो उसमें जनतांत्रिक विचारधारा का प्रतिपादन होता है। और द स्माइल, ये भी इनकी एक बुक्स है, उनकी कृति है, जो 1762 में इसका लेखन किया गया।
तो कहने का अभिप्राय यही है कि जेम्स रूसो एक महान विचारक थे और उन्होंने पुस्तकें का अध्ययन किया और इन पुस्तकों की रचना की गई। उसके बाद में जेम्स रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्यारे बच्चों, वो अपन देखते हैं, हम देखते हैं वो क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो कि जेम्स रूसो की जो पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, उसको एक बार हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम सामाजिक समझौता के सिद्धांत के ऊपर व्याख्यान करेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में जेम्स रूसो के द्वारा प्रतिपादित किया गया, उसमें मनुष्य का मानव का किस प्रकार से स्वभाव था, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, समझौता का कारण क्या था और समझौता का स्वरूप कैसा था, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो देखेंगे। तो मेरा अभिप्राय ये है कि जेम्स रूसो ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उससे पहले जो दो विचारक थे, हॉब्स और लॉक, उन्होंने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आज अपन रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इस जो अगली जो क्लास होगी उसमें हम हॉब्स और लॉक के बारे में, उनका जो सामाजिक समझौता सिद्धांत उसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर इन तीनों का अध्ययन होने के बाद में उनमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आज हम सामाजिक समझौता सिद्धांत रूसो के द्वारा जो दिया गया उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वो देखेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसका प्रतिपादन किया गया। तो इसमें ये बताया गया कि जो सामाजिक समझौता सिद्धांत में रूसो के द्वारा मानव स्वभाव, रूसो के द्वारा मानव स्वभाव, रूसो ने मानव स्वभाव के बारे में कहा। रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, चिंता रहित, शांतिप्रिय और एकांत प्रिय समझता था। रूसो प्राकृतिक अवस्था में सुखी, एकांत प्रिय, शांति और बिना झगड़ालू रहित, कहना मतलब रूसो का मानव स्वभाव शांतिप्रिय था, झगड़ा नहीं करता था, झगड़े के साथ साथ किसी प्रकार की कोई चिंताएं नहीं थी, किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं थी। ये सभी रूसो ने मानव स्वभाव के बारे में बताया। तो अपन ये कह सकते हैं कि अच्छा सुखी, चिंता रहित मानव स्वभाव, निस्वार्थ की भावना, अच्छा सुखी, चिंता रहित और मानव स्वभाव, निस्वार्थ की भावना थी। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य केवल हिंसा बल्कि कपटी नहीं था। हिंसक और कपटी नहीं था, हिंसक कपटी ये हॉब्स के द्वारा बताया गया। उसके बाद में जो मानव स्वभाव के बारे में रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में, रूसो ने प्राकृतिक दशा में नैतिकता के ऐसे कुछ विकास को असंभव मानता है। अतः रूसो दोनों के विचारों को गलत मानते हैं। रूसो ने आदिम मनुष्य को पशु तुल्य, निष्पाप, निर्दोष तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है।
पशुतुल्य, निष्पाप और निर्दोष माना है। इसमें तेरे मेरे की भावना नहीं थी, ये कह सकते हैं तेरे मेरे की भावना नहीं थी। तो रूसो का मानव स्वभाव कैसा था? शांति प्रिय, सुखी, चिंता रहित और निस्वार्थी था। और जहाँ पर तेरे मेरे की भावना नहीं थी, ये मनुष्य सामाजिक समझौते में मनुष्य का मानव स्वभाव था। उसके बाद में प्राकृतिक अवस्था, रूसो ने प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था की आदर्श बर्बर थी। आदर्श बर्बर कहना मतलब अच्छी थी। आदर्श बर्बर का अभिप्राय है, आदर्श बर्बर का उपयोग किया गया। रूसो के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था। उसको उनका जीवन पशुतुल्य एकांत था, किसी को कोई घर व संपत्ति नहीं थी। इस अवस्था में सब समान थे। तो कहने का अभिप्राय यही है, प्राकृतिक अवस्था आदर्श बर्बर थी। यहाँ पर जब मानव स्वभाव अच्छा था, सुखी था, जहाँ पे तेरे मेरे की भावना नहीं थी, तो यहाँ पर संपत्ति का कोई अता पता नहीं था। सब जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन करते थे। उनका प्राकृतिक अवस्था सुखी थी। तो इस अवस्था में धीरे धीरे लोगों को संपत्ति का ज्ञान हुआ, और जैसे संपत्ति का ज्ञान हुआ, इसमें कहा जाता है कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है, लेकिन सरकारी जंजीरों में जकड़ जाता है। तो इसको आदर्श बर्बर के साथ साथ जो अवस्था थी आदिम स्वर्ण युग, आदिम स्वर्ण युग वाली अवस्था, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, आदिम स्वर्ण युग। तो स्वर्ण आदिम स्वर्ण युग वाली अवस्था की, जब आदिम स्वर्ण युग वाली अवस्था थी, वहां जहाँ पर तेरे मेरे की भावना नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर अच्छी अवस्था होगी। तो प्राकृतिक अवस्था आदर्श बर्बर थी। जब प्रश्न पूछा जाए रूसो की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, आदर्श बर्बर बहुत अच्छी थी। पशुतुल्य जंगली, खाना बदोश तरीके से व्यक्ति अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद में अगली जो अवस्था है, अब सामाजिक समझौते का कारण, वो समझौते का कारण, समझौता का क्या कारण, समझौता के में समझौते का कारण ये था कि जब लोगों में स्थिति आदर्श बर्बर थी, धीरे धीरे जैसे आदर्श बर्बर लोगों में बुद्धियां आने लगी, जैसे बुद्धि आई, तो निश्चित तौर पर यह सोचा है कि इसमें प्राकृतिक अवस्था सही नहीं होने के कारण समझौता हुआ, क्योंकि ये स्पष्ट थी उनकी स्थिति, जब ये स्पष्ट थी तो एक समझौता हुआ। उस समझौते में व्यक्ति और समाज, और दूसरा समाज, संपूर्ण व्यक्ति, जैसे ये समाज है, ये व्यक्ति है बेटे, ये व्यक्ति, ये समाज है। एक व्यक्ति को अधिकार दे देते हैं, ये पूरे व्यक्ति एक व्यक्ति को अधिकार दे देते हैं, सौंप देते हैं, और ये व्यक्ति इनमें से शांति व्यवस्था स्थापित करेगा, उनका अधिकारों की रक्षा करेगा। लेकिन जब ये व्यक्ति इनके अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा, तो ये समाज के व्यक्ति एक जगह इकट्ठे होकर इसको बर्खास्त कर देंगे, कहना मतलब इसको हटा देंगे। तो समझौते के कारण ये देखें, प्राकृतिक अवस्था सामान्य अवस्था थी,
लेकिन ये अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी। मनुष्य विज्ञान में वृद्धि हुई, मनुष्य ने हथियार का आविष्कार हुआ, अग्नि का आविष्कार हुआ, लोगों के घूमकर जीवन का अंत हुआ, वह निश्चित स्थान में बसने लगे, परिवार बने, परिवार के साथ साथ संपत्ति बनाने की इच्छा हुई, व्यक्तिगत संपत्ति के कारण लोगों में परस्पर कलह, द्वेष, हिंसा व युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके कारण रूसो कहता है, तो कहता है, कहने का अभिप्राय ये है, समझौते का यही कारण है कि ये व्यवस्था एक थी, आदर्श जरूरत तो थी, प्राकृतिक व्यवस्था, जब ये व्यवस्था थी तो एक समझौता हुआ, जब समझौता कैसे हुआ, ये था व्यक्ति और समाज के मध्य, लेकिन इसके लिए ये कहा रूसो ने, समझौते का कारण क्या है, और देखिए प्यारे बच्चों, रूसो इसमें देखना, रूसो ने कहा यह आता है कि कोटेशन निश्चित तौर पर आएगा, व्यक्ति स्वतंत्र तो जन्म लेता है, लेकिन सब ही जंजीरों में, इस कोटेशन को याद कर लेना, सब ही जंजीरों में जकड़ जाता है, जंजीरों में जकड़ा जाता। हाँ, कहने का अभिप्राय यही है, समझौता का कारण। तो प्यारे बच्चों, अधिकतर बार चाहे आप बीए पार्ट थर्ड ईयर का एग्जाम दो, या फिर किसी कंपटीशन का दो, या आप फर्स्ट ग्रेड से संबंधित हो, यूपीएससी, राजस्थान पुलिस का, एलडीसी, यूडीसी, उन सभी में ये क्वेश्चन अवश्य आता है। क्वेश्चन कोटेशन ये आएगा, व्यक्ति स्वतंत्र तो पैदा होता है, लेकिन सब कहीं जंजीरों में जकड़ा जाता है। ये कोटेशन किसने कहा, अरस्तु ने कहा, प्लेटो ने कहा, हॉब्स ने कहा, या रूसो ने कहा, तो आपको याद होगा, आप अगर चिंतन मनन करके पढ़े हो, स्टडी किए हो, तो रूसो आप उसको टिके कर सकते हो। तो क्वेश्चन यही है। तो समझौते का कारण क्या हुआ, समझौते का कारण यही हुआ, जब व्यक्ति बिखरा हुआ था, आदर्श वर्ग की स्थिति थी, घूमकर जीवन यापन करते थे, जैसे जैसे लोगों को बुद्धि आने लगी उनके मस्तिष्क में, तो कृषि करने लगे, खेती करने लगे, अग्नि का आविष्कार करें, जब अग्नि का, कृषि का और संपत्ति का उनको भान हो गया, तो वो संपत्ति को कलेक्ट करने लगे, जब संपत्ति को कलेक्ट करने लगे तो उनमें ईर्ष्या द्वेष की भावना हुई, जब ईर्ष्या द्वेष की भावना हुई तो निश्चित तौर पर समझौता का एक कारण बना, क्योंकि एक व्यवस्था है, उन व्यवस्था को एक जगह किस प्रकार से समेटा जाए, तो समाज और व्यक्तियों के मध्य हुआ, समाज के लोग इकट्ठे हुए, एक व्यक्ति को अपने अधिकार सौंप देते हैं, सौंपने के बाद में वो व्यक्ति उनकी रक्षा करेगा, अगर वो व्यक्ति उनकी रक्षा नहीं करेगा तो जनता उसको बर्खास्त कर देगी। उसके बाद में समझौते का कारण बना, उसका जो अगला कारण था कि सामाजिक समझौता और राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सामाजिक समझौता और राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो देखे। सामाजिक युद्ध और संघर्ष के वातावरण के करने के लिए रूसो ने एक सामाजिक समझौता की कल्पना करता है, और सभी समझौता का स्वरूप समझौता का क्या स्वरूप हुआ, व्यवस्था समझौता का कारण हुआ। जब समझौता है व्यवस्था होगी तो निश्चित तौर पर एक समझौता होगा, और कोई यही था समझौता व्यक्ति और समाज के रूप में संपूर्ण व्यक्ति एक व्यक्ति को अधिकार देंगे, और जब भी व्यक्ति समाज के लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा, रक्षा नहीं करेगा तो जनता इसको बर्दाश्त कर देगी। तो कहने का अभिप्राय यही है प्यारे बच्चों कि समझौते का स्वरूप क्या था, एक सामाजिक समझौता हुआ, और उसमें सामाजिक समझौते में संपूर्ण शक्तियां जनता समाज एक व्यक्ति को सौंप देते हैं, और जब सौंपने के बाद में वो उनकी रक्षा करेगा, अगर रक्षा नहीं कर पाता है तो जनता उसको बर्खास्त भी
कर सकती हैं। तो उसमें सामाजिक समझौते द्वारा अगर व्यक्ति को अधिकार आक्रमण होता है तो उसकी रक्षा के लिए सारा समाज उपस्थित हो जाएगा। सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्यों को सामान्य इच्छा भी कहा जाता है। जो सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित समझौता हुआ उसे सामान्य इच्छा भी कहा जाता है। तो सामान्य इच्छा के बारे में देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का संप्रभुता में एक भाग होता है और वह जनता है, क्योंकि उसे कानून को मानना पड़ता है जिसे अपने स्वयं संप्रभु के रूप में बयान है। इस प्रकार दूसरों के दर्शन में जनप्रिय संप्रभुता और लोकप्रिय लोकतंत्र सरकार की आधारशिला मिलती है। जनप्रिय संप्रभुता और लोकतंत्रीय सरकार की जनप्रिय संप्रभुता जनप्रिय संप्रभुता जनतांत्रिक विचार, ये जे रूसो के विचार थे। तो कहने का अभिप्राय जनप्रिय संपूर्ण शक्ति जनता के हाथ में होगी, जनता के हाथ में होगी तो निश्चित तौर पर कर्ता धर्ता कौन होगा? जनता। जब जनता होगी, संपूर्ण जनता होगी तो जनता के विचार होंगे, जनता के विचार होंगे, जनता के लिए जनता का शासन। तो ये जन संप्रभुता होगी, सर्वोच्च शक्ति अंतिम हाथों किसकी होगी? सरकार के हाथों में ना होकर जनता के हाथों में होगी। तो प्यारे बच्चों, रूसो की जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके बारे में ये चार मानव स्वभाव, समझौते, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का कारण, इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो सामान्य इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न प्रकार से है, वो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो सामान्य इच्छा के सिद्धांत से पहले अपन ये कर रहा था कि मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौता का कारण, समझौता का स्वरूप, ये सब होने के बाद इसमें क्वेश्चन की रूप में बनता है रूसो के द्वारा। व्यक्ति स्वतंत्र तो जन्म लेता है लेकिन सब कई जंजीरों में जकड़ जाता है। फिर उसके बाद में आदर्श बर्बर बताएगा। आदर्श बर्बर ये कौन सी अवस्था है? प्राकृतिक अवस्था, जिसको आदिम स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ये तीन क्वेश्चन बनते हैं, आदर्श बर्बर, आदिम स्वर्ण युग और ये स्वतंत्र तो पैदा होता है लेकिन सब जंजीरों में जकड़ जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे या पीढ़ी आ जाएगा। सामाजिक समझौते के बारे में आप क्या जानते हो, इसकी व्याख्या कीजिए। इसके बाद में इस सामाजिक समझौते सिद्धांत में जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं वो देखो। फ्रांसीसी क्रांति के जनक जीन जैक्स रूसो ने स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व की भावना का नारा दिया। इसके बाद में उन्होंने जीन जैक्स रूसो ने यह भी नारा दिया कि प्रकृति की ओर लौटो। जीन जैक्स क्वेश्चन अधिक बार आता है, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? जीन जैक्स रूसो। अधिकतर बार आता है बेटे, ये दिमाग बिठा लेना, प्रकृति की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? जीन जैक्स रूसो। इसके बाद में प्राकृतिक अवस्था को भी मुख्य तौर पर दो भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। उदात्त, जिसको उदात्त वंचक की संख्या के नाम से जाना जाता है, और दूसरा संपत्ति का उदार और संपत्ति, उदार और संपत्ति। तो निश्चित में उदार जंगली अवस्था और संपत्ति जहां पर लड़ाई झगड़े वाली अवस्था, तो प्राकृतिक अवस्था के बारे में भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। प्राकृतिक अवस्था को कौन सी? उदार वंचक, ये देख लेना। उदार वंचक और संपत्ति, ये क्वेश्चन आते हैं बेटे। उदार संपत्ति में लड़ाई झगड़े,
लड़ाई झगड़ा और ये उदात पंचम में आदर्श वाली स्थिति जंगली। ये क्वेश्चन यहाँ पे इसी प्रकार से आएंगे। इसके अलावा कुछ रहेगा फ्रांसीसी क्रांति जो है फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति का कोई 1789 में ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन होते हैं। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। जय हिंद जय भारत।